मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? गुड मॉर्निंग सर। जब मैं आ रहा था वहां से चल के उमेश जी के साथ, पार्क के साथ, तो मेरी इच्छा हो रही थी वापस सर से बोल के एडमिशन ले लूं वापस इसी कॉलेज के अंदर यार। हमें ऐसा मौका नहीं मिलता था, इतने खूबसूरत कैंपस, इतने कमाल के स्टूडेंट्स, इतने कमाल की फैकल्टी के साथ पढ़ने का। बट जैसे जैसे समय बदलता गया, मुझे लगता है कि बहुत सारे उमेश भाई जैसे विजनरीज आते रहे, उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म देना शुरू किया इन स्टूडेंट्स को विच मेक्स यू सच ब्रिलियंट विजनरीज। सो कंग्रेचुलेशंस, आप इस कमाल की इस दुनिया का हिस्सा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर मी आल्सो। एंड उमेश भाई, आपकी जर्नी बड़ी स्पेशल थी, वेरी इंस्पायरिंग। आई थिंक वो कहते हैं कि मैं एक फिल्म अभी की, उसके अंदर भी एक डायलॉग लिखा हुआ है, कहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कि हर एक इंसान सोचता है कि कब वो पन्ना पलटे और कब एक जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो। मैं पंजाब में एक छोटा सा शहर है मोगा, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे मदर खुद एक प्रोफेसर थे। मेरे फादर की एक कपड़े की शॉप थी, बॉम्बे क्लॉथ हाउस नाम की, और मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग करनी है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, आप ही की तरह, बी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई की, और लगा कि जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो वापस मोगा आएंगे, फादर का बिजनेस थोड़ा बड़ा करेंगे, उसी शहर में होंगे। लेकिन कई बार जो तकदीर होती है, डेस्टिनी ने कुछ और लिखा होता है। I was bitten by the acting bug। लोगों ने कहा कि तू एक्टर टाइप दिखता है तो जाके कोशिश कर, शायद बॉम्बे में तेरा भला हो जाए। तो उनकी बातें सुन के मुंबई आ गए। पता नहीं था, नेवर न्यू अ सिंगल सोल इन दैट सिटी, बट एक विश्वास था, माँ बाप की दुआएं थी कि कुछ हो जाएगा। और एक साल का समय लेकर आया था मैं मुंबई शहर में कि एक साल में शायद कुछ हो जाएगा। और एक साल तो सड़कें जानने में लग गया कि अंधेरी से बांद्रा कैसे जाते हैं, बांद्रा से जूहू में कौन सा ऑफिस होता है, और एक साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। और रियलाइज किया जहां पर एक साल पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े हुए हैं, वापस जाएं, मुगा के टिके रहे। सो फिर सोचा कि टिके रहे, और बस उस टिकने के चक्कर में टिक टिक होता गया, और आज आपके सामने यहाँ पे पहुंच गए हैं। कमाल की बात ये थी उस शहर के अंदर कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे फादर ने कहा कि एक तू अकेला लड़का है, एक फ्लैट वगैरह ले, अपना आराम से, तेरे को स्ट्रगल बहुत करने की जरूरत नहीं है, और फिर देख कि कैसे होता है। बड़ा ही रिक्वेस्टेड माय फादर कि लेट मी गो थ्रू दैट ग्राइंड, मुझे थोड़े से धक्के खाने दो शहर के अंदर, मुझे पता लगाने दो कि दुनिया है कहाँ पे। और उस ग्राइंड ने, उन धक्कों ने जो जिंदगी के सबक दिए ना, वो बड़े कमाल के थे। शायद अगर मेरा खुद का फ्लैट होता है, गाड़ी होती, मैं उस शहर में स्ट्रगल करने आता, जो मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैं लेसन्स नहीं सीख पाता जो उन रिजेक्शंस ने सिखाए। कि जब आप ऑफिस में, मुझे याद है कि मैं पहली दफा जब गया तो मुझे लगता था कि यार एक टाइट फिट बॉडी फिट टी शर्ट पहन के जाऊंगा और कोई ना कोई देख के कहेगा अरे एक्टर टाइप है, उसको आपको काम दे देगा। पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारी फोटोग्राफ्स मैंने बनाई थी। मैं पहली जब ऑफिस, एक फेमस स्टूडियोज करके बॉम्बे में जगह जहाँ बहुत सारे ऑफिस होते हैं एक साथ, तो मैं जब पहली दफा उस ऑफिस में घुसा तो एक लड़की एक बेंच पे बैठी थी और अपना काम कर रही थी। तो मैंने बोला कि हाय मैम, आई हैव कम हियर टू ड्रॉप माय पिक्चर्स। तो उसने नीचे देखते हाँ हमारे दे अपने पिक्चर्स। तो मैंने बोला इसने तो देखा ही नहीं यार, अगर देखती तो शायद मुझे काम दे देती या कुछ देती। तो मैंने अपनी पिक्चर्स रखी और मैं इंतजार करता रहा कि शायद वो देखेगी, और उसने नहीं देखा। और मैं ऑफिस से बाहर निकला तो उस ऑफिस के बाजू में एक और दूसरा ऑफिस था। तो ऐसे एक के बाद एक ऑफिस थे फिल्म प्रोडक्शन के, एडवर्टाइजिंग के। तो जब मैं दूसरे में गया, वहां पे भी कोई ऐसे अपना काम कर रही थी लड़की, अपना बिजी थी। तो उसने भी वैसे ही एटीट्यूड था कि आप एक काम कीजिए, अपनी पिक्चर्स वहां पे बॉक्स पड़ा हुआ है, ड्रॉप कर दीजिए। सो मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही पिक्चर्स ड्रॉप करता रहा, कोई देखेगा ही नहीं, तो वो काम कैसे मिलेगा। तो मैंने कैसे ही उससे बात करते करते पूछा कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो यार ऑफ कोर्स। तो उसने पानी दिया, तो थोड़ी सी उसने मेरी तरफ देखा। तो मैंने ऐसी बातचीत, थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में, या थोड़ा सा जानने के लिए कि शायद बात करते करते कुछ काम मिल जाएगा, तो मैंने पूछा कि हाउस द वर्क गोइंग ऑन दिस डेज। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसने कोई खास ज्यादा मुझे नोटिस नहीं किया कुछ, तो और उसने अपनी पिक्चर्स ली। और मुझे, जब मैं सेकंड ऑफिस से बाहर निकला, तो मुझे रियलाइज हो गया कि शहर में इतना आसान नहीं है जो मैं सोच कर आया था। और मैं
हर ऑफिस में पानी का ग्लास पीता गया, हर जगह बातचीत करता गया कि शायद मुझे करते, शायद कोई ना कोई देख लेगा। और जब मैं निकला वहां से 1.5-2 घंटे बाद बांट के, बहुत सारे 30-40-50 गिलास मैंने पानी के पी लिए होंगे, और कहीं से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद जब मैं फेमस स्टूडियोज के बाहर खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि अब जो स्ट्रगल जिंदगी है वो अभी शुरू हो गई है और अभी रुकना नहीं है, बहुत आसान नहीं है जैसे मैंने सोचा था। और फिर मुझे 3-3.5 साल बाद एक पहला पेजर पे, उस समय पेजर हुआ करता था, आई डोंट नो कि पेजर कितने लोग अभी जानते हैं यहाँ पे, महेश भाई तो जानते होंगे। तो मेरे पेजर पे एक मैसेज आया, उस समय आजकल क्या फोन होता है सीधा करते, उस समय पहले मैसेज आता था, फिर आप जाके फोन करते थे। तो मेरे पेजर पे मैसेज आया कि वुड यू बी कीन टू डू अ फिल्म डाउन साउथ। सो मैं तो एकदम बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, मैं फटाफट एसटीडी पीसीओ पे गया। अभी एसटीडी पीसीओ भी पता नहीं कितने लोगों को पता होंगे यहाँ पे। तो एक ऐसा काउंटर होता था जहाँ पे आपको फोन करना पड़ता था और आपसी बात होती। तो मैंने चेन्नई में फोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि कैसी ऐसी पिक्चर है, आप आ जाएं उसके लिए। तो मैं फटाफट ट्रेन पकड़ के चेन्नई उतरा। वहां पे बाइक से मुझे एक लड़का लेने आया, स्टूडियो लेकर गया विजयवाहिनी स्टूडियोज में, और उसने जो प्रोड्यूसर था उसने मेरी तरफ देखा कि आप जाइए जरा मेकअप रूम में बैठिए। मैं मेकअप रूम में बैठा और उसने आते ही पूछा कि यू गॉट अ गुड बॉडी, कैन यू रिमूव योर टी-शर्ट एंड शो मी। तो डायरेक्टर भी था, मैंने फटाफट अपनी टी-शर्ट उतारी, मैं कहा सर देखो एकदम ऐसे खड़ा हो गया। So he said, अरे brother you're doing a movie। तो मैं क्या, अच्छा मैं टी-शर्ट पहनी है, पिक्चर इतनी जल्दी मिल गई मुझे। शाम को उन्होंने स्टूडियो में बुलाया, मेरा जो बाइक पे मुझे कोऑर्डिनेटर लेके गया था, तो कहता सर पैसा अच्छा मांगना है, आस्क गुड मनी। तो मेरे को था कि पैसे के चक्कर में निकल ही ना जाऊं पिक्चर से। तो मैंने पूछा कि सर, उन्होंने पूछा सर हाउ मच मनी डू यू वांट। सर व्हाटएवर यू फील लाइक। ही सेड 51,000 सर। तो या सर यू हैव टू गिव 8 months टू अस। तो मैं क्या ठीक है सर 8 months दूंगा। तो उन्होंने 51,000 का 11,000 रुपए का एक चेक मुझे काट के दिया और मैंने 11,000 का चेक लिया। जब मैं बाहर आया तो उस जो प्रोडक्शन वाला लड़का था जो मुझे लेके गया था, सर कितने में सर ओके करके आया। मैं क्या 51,000। अरे आर यू मैड सर, 8 months 51,000, वेरी वेरी लेस अमाउंट। सर कितना लेना चाहिए था, कहता एटलीस्ट 3-4 लाख रुपीज सर। मैं क्या पिक्चर से निकाल देते हुए पगले, और मेरे को काम तो शुरू करने थे यहाँ पे। तो he said, चलो सर करते हैं। सो दैट 51,000 का जो मैं पहले 11,000 के चेक था, मैं मुंबई आया, वहां पे एक हीरा पन्ना मॉल है, वहां से मैंने फादर के लिए पहली बार 10,000 की घड़ी खरीदी थी। उस समय राडो कंपनी की वॉच थी, मैंने खरीदी, मेरे लिए बड़ी कीमती वॉच थी, क्योंकि मेरे बहुत साल पहले जब मैं छोटा था मेरे एक कजन ने अपने फादर के लिए ली थी। मेरे माइंड में था कि फादर के लिए वॉच लेनी, मैंने वो वॉच खरीदी। ट्रेन से मैं पंजाब गया और सारी रात में सोया नहीं कि मेरी जेब से घड़ी ना निकाल ले कोई, यार बहुत महंगी घड़ी खरीदी है मैंने। तो मैं पंजाब पहुंचा, फादर को वॉच दी। फादर मेरी पास जिंदगी वो वॉच पहनते रहे, अभी भी डैड नहीं है लेकिन वॉच मेरे पास अभी पड़ी है, बड़ी प्रेशियस है वॉच। सो आई थिंक वो जो एक जर्नी शुरू हुई थी उसने एक ऐसा विश्वास दिलाया, क्योंकि मैं अपने जो मेरे सपने थे मैं अपनी माँ बाप की आंखों में पूरा होता देखता था। मैं पूरी लाइफ जब से मैंने इंजीनियरिंग शुरू की और जब से मैं एक्टर की स्ट्रगल करता रहा, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब मैं अपने पेरेंट्स को फोन नहीं करता। एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में सबसे पहले फोन कि और मामा क्या हो रहा है, शाम को और पापा क्या हो रहा है। सो उनका ये जवाब होता था कि अभी तो बस बच्चे तेरी ही एक न्यूज का इंतजार कर रहे हैं कि तू बताएगा अभी क्या हो रहा है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो इंतजार करते रहते हैं अपने बच्चों का। अभी आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके जो सपने हैं ना माँ बाप ने खुद बुनने शुरू कर दिए कि मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है, वहां इंजीनियरिंग करेगा, इस इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको काम मिल रहा है, फिर उसके बाद एक जॉब करेंगे, फिर अपनी कॉलेजेस बनाएंगे, फिर अपनी यूनिवर्सिटी। तो उनके खुद के सपने बुनते जा रहे हैं और उन सपनों की जब बुनाई हो रही है उसके अंदर हम लोग एज स्टूडेंट्स कई बार हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाते हैं, रील्स बनाने में, अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ समय बिताते हैं। पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हर रोज अपने माँ बाप से बात करते हैं? कितने लोग? यार अच्छे बच्चे यार, फिर तो आप लोग। सो विच इज गुड, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो एक जो फोन कॉल पेरेंट्स के लिए बचता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि आजकल की जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा बिजी हो गई है, अनजान दुनिया के लाइक्स के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए। सो मुझे लगता है कि कहीं कहीं वो रिश्ता जो है ना वो टूटते नहीं रहना चाहिए, उसको और मजबूत रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सो विच इज गुड. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जुड़े हुए हैं और इसको जोड़ के ही रखिएगा. और फिर मैं जब मुझे पहली फिल्म मिली, बहुत सारा काम करना शुरू किया, नाम भी होना शुरू हुआ. सो मुझे लगा कि यही तो करने आए थे. लोग आपको आपके नाम से जानना शुरू करें, आपको बाय फेस जानना शुरू करें. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड एंड आई केम टू बॉम्बे. और इस दौरान 70-80 फिल्में, 90 फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, चाइनीज, जैकी चैन, सबके साथ फिल्में की. बड़ा नाम हुआ. बोला यार सही जा रही थी. और फिर कोविड आया. कोविड के दौरान जैसे सब लोग काम कर रहे थे, मैं भी वैसे ही करीबन 100-200 किट्स जो बनती थी खाने की, मैं भी लेके निकला एक बार. तो वहाँ पे आसपास जो थी, वहाँ पे मैंने किट्स दी और मुझे लगा कि मेरा काम हो गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी. क्योंकि हफ्ते 10 दिन बाद जब खत्म होगा तो वापस जिंदगी शुरू होगी, वापस उन्हीं सेट्स पे जाएंगे. उस समय मैं एक फिल्म भी शूट कर रहा था, पृथ्वीराज की, यशराज की फिल्म थी. मैं, अक्षय कुमार, बड़ी प्रोडक्शन आदित्य चोपड़ा की, सबकी थी. और कोविड आया तो शूटिंग बंद हो गई. 80-90% बन गई थी फिल्म. फिर वो बंद हो गया. फिर मैं जब कोविड में वो सब किट शूट देकर आया तो मैं एक ट्रक लेकर, एक मुंबई में एक जगह है थाने में, कलबा चौक करके, वहां पे एक ट्रक खड़ा करता था कि यहाँ पे आते जाते लोगों को मैं फ्रूट्स दे दूं क्योंकि खा सकते हैं. तो एक परिवार, एक माँ, एक उसका हस्बैंड, एक छोटा सा बच्चा उन्होंने अपनी गोद में पकड़ा था और एक बच्चा उसके साथ खड़ा था, 3-4 साल का होगा. तो उन्होंने बोला कि सर आप 10 दिन का मुझे फ्रूट्स पैक करके दे सकते हैं. 10 दिन का क्या करेंगे तुम? जैसे हम लोग पैदल जा रहे हैं कर्नाटक. तो पैदल, लेकिन तुम कैसे जाओगे छोटे बच्चों को लेके? दे सकती सर हम मैनेज कर लेंगे, आप हमें दे दीजिए. तो मैंने क्या, अगर मैं आपके लिए बस कर दूं तो सर बस कैसे मिलेगी, कोविड चल रहा है, परमिशन नहीं है. मैं क्या कोशिश करके देखता हूँ कितने लोग हैं. उन्होंने बोला कि हम 350 लोग हैं. उस एक बंजारा कम्युनिटी थी कर्नाटक के अंदर. तो मैं सीधा वहां से पुलिस स्टेशन गया और मैंने उनसे पूछा कि मैं इनको बस करके देना चाहता हूँ क्योंकि पैदल तो जा रहे हैं. तो कहते सर अलाउड नहीं है, सब बंद है. मैं कहता सर मुझे पता है बंद है, पर अगर मैं बस ला दूं, कहते सर कि आपको बस मिलेगी नहीं, कोई ड्राइवर्स नहीं करेंगे. और दूसरी बात, आप जितने लोगों की बात कर रहे हो 350 लोग, हमें सबके कोविड टेस्ट चाहिए. वो कहाँ रहते हैं वो प्रूफ चाहिए, वो कहाँ जा रहे हैं उसका हमें प्रूफ चाहिए, और जिस स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट की परमिशन चाहिए कि जब ये लोग जाएं वो स्टेट एक्सेप्ट कर पाए. अगर आप ये सब पेपर वर्क ला देंगे हम आपको. सो मैं भिड़ गया उस काम की. मैंने थोड़ी पहचान थी, साउथ में काम करता था. मैंने वहां से परमिशन ली स्टेट्स की कि आप इनको आने देंगे. उन्होंने बोला हम आने देंगे. जहां जहां जाते थे कोविड टेस्ट करवाए, भाग दौड़ करके 1.5-2 दिन के अंदर वो 350 लोगों के पूरे पेपर वर्क रेडी किए फाइल के अंदर. बस वाले जाने को तैयार नहीं थे. एक बस मिली 350 के लिए. 10 बसें चाहिए थी. 35 लोग एक बस में बैठ सकते हैं एज पर सोशल डिस्टेंसिंग. और सबने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे. तो फिर थोड़े ज्यादा पैसे उनको ऑफर किए. करके मैंने 10 बसें अरेंज की. और जब वो 10 बसें निकली और उन 350 लोगों को बिठाया और मैं उनको सी ऑफ करने गया, मोस्टली सारे जो लोग थे, कई रो रहे थे, कोई पैरी हाथ लगा